नमस्कार, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और आज के लेक्चर सीरीज में मैं लेकर आई हूँ नेट जेआरएफ क्विक प्रिपरेशन 2020। जैसे कि हमने पहले ही कमिटमेंट किया था आपसे कि मैं नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए 2020 की तैयारी के लिए कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर आऊँगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ सीरीज तक या ये कहें कि 2-3 हफ्ते मैं विगत वर्षों के प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगी। वो भी कैसे? फुल क्वेश्चन पेपर नहीं, टॉपिक वाइज। यानी कि जैसे कि फर्स्ट चैप्टर होता है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सेकंड होगा वैदिक सभ्यता, थर्ड सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस तरह से 5 से 6 सालों में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। साथ ही मैं एक्सप्लेन भी करूँगी उसको कि कौन क्वेश्चन कहाँ से कैसे आया है और किस तरह से क्वेश्चन देने का पैटर्न कैसा होता है। ओके, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख भी रहा है। और इसके कंप्लीट होने के बाद, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के कंप्लीट होने के बाद मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यदि आपके पास भी कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप नहीं समझ रहे हो तो आप भी दे सकते हैं। तो उस टॉपिक को मैं सॉल्व करके लेक्चर लेकर आऊँगी। इसलिए आप बस जुड़ जाएं। जो भी आप देख रहे हैं या जो भी व्यक्ति किसी अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं या शेयर कीजिए तो आप पढ़ें। और जो भी आपको टॉपिक ऐसा हार्ड लगे कि आप नहीं जानते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें भेजें और मैं उस टॉपिक को कंप्लीट करके उसका लेक्चर लेकर आऊँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिसंबर 2011 में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। तो 1 और 2 में कौन सा इसमें आंसर होगा। हमने आंसर पर टिक नहीं किया है क्योंकि आप खुद अपना दिमाग लड़ाएं, मैं बताऊंगी, लेकिन तब तक देखते हैं कि कौन सा सम्मिलित है। कौटिल्य, और इसके साथ ही मैं कुछ ऐसे ट्रिक भी बताने वाली हूँ जिसमें आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो और आप हो सकता है कि जैसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 टेबल में दिया हुआ है, तो इसमें से आपको 2 ही पता हो, फिर भी आप सोच रहे हो कैसे बनाएंगे। मैं बताऊंगी कैसे आप इस क्वेश्चन को आप सही आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए में दिया हुआ है कौटिल्य। कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। बी में भद्रबाहु। तो कौटिल्य, आपको मान लीजिए कि एक याद है कौटिल्य, तो कौटिल्य का क्या होगा? अर्थशास्त्र 4। तो ए का 4 हुआ। तो इसमें हम देख लेते हैं, 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन में देखेंगे कि ए का 4 किसका है। तो ए है और यहाँ पे डी है। तो मतलब आप कंफर्म हो जाइए कि बस ए और डी में से ही चूज करना है क्योंकि 2 ये साइड हुआ। फिर हम देखेंगे भद्रबाहु। यदि भद्रबाहु आपको याद है तो भद्रबाहु का कल्पसूत्र होता है। भद्रबाहु किस धर्म के हैं? जैन धर्म की पुस्तक उन्होंने रचना की, कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र जैसे बी का क्या होगा? 3। तो हमने देखा इसमें ए में बी का 3 है, बाकी इसमें किसी में नहीं है। यानी कि मैं पक्का मालूम हो गया कि इसका आंसर ए ही होगा क्योंकि 2 यदि कंफर्म है आपको, ए और बी, जैसे कौटिल्य और भद्रबाहु, अगर मान लीजिए 2 पता भी नहीं है फिर भी आप कंफर्म ए लगा सकते हैं। कात्यायन, इसका स्मृति होगा। डी पतंजलि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? महाभाष्य। यानी कि अब आप आंसर कर सकते हैं कौन सा? 1 का ए। ओके, चलिए मैं टिक लगा देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। 1 का ए हो गया। चलिए 1 का ए आंसर होगा। अब सेकंड देखते हैं, अब 2 देखते हैं। देखिए, सूची 1 और 2 के साथ सुमेलित कीजिए या नीचे दिए गए कूटों से अपना उत्तर चुनिए। ठीक है,
अब यहाँ हम देखेंगे ए नंबर में गीत गोविंद। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद पुस्तक का नाम है और किसने लिखा? जयदेव। ठीक है। ए का 4, ए का 4 किस में है? ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, डी में नहीं। तो ए का 4 यानी कि बी में है। अब मैं यदि आपको एक ही क्वेश्चन की जानकारी होगी, जानते होंगे, एक ही पुस्तक की जानकारी होगी, तब भी आप आंसर लगा सकते हैं बी, क्योंकि कंफर्म है, क्योंकि इसमें ए, सी और डी में किसी में ए का 4 नहीं दिया है। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव, ये एकदम से कंफर्म है। तो इसीलिए बाकी ये 3 आपको जानकारी भी नहीं होगी, फिर भी आप क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन चलिए आप आगे बढ़ के मैं बता देती हूँ आपको। जैसे गीत गोविंद के जयदेव, प्रशिष्टि पर्वन, प्रशिष्टि पर्वन के हो जाएंगे हेमचंद्र। ठीक है। कथा सरित सागर सोमदेव, विक्रमांक देव चरित्र 1, डी का 1 विलहन। देख लीजिए, ए का 4, बी का 3 और सी का 2, डी का 1। चलिए कंप्लीट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिसंबर 2011 में एक क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन किससे? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से। अब जून 2011 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों को सही उत्तर चुनिए। ठीक है। यहाँ पे दिया क्या है कि इसमें ये 3 नंबर जो दिया हुआ है, यानी कि 3 नंबर में क्या करना है कि इंडिका, ऋग्वेद, अर्थशास्त्र और त्रिपिटक, इसमें जो दिया हुआ है, इसमें आपको देखना क्या है कि क्रम अनुसार सबसे पहले कौन सी पुस्तक की रचना हुई। तो आपको क्या लग रहा है इसमें? सबसे पहले ऋग्वेद यानी 2, इसमें 2 किस में है? यानी 2, बी और डी में हम 2 छांट लिए। फिर हम देखेंगे ऋग्वेद के बाद आया त्रिपिटक, यानी बौद्ध साहित्य आया था। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य से संबंधित है, तो आ जाएगा 2 का 4, 2 और 4, 2 4 आ गया। इसमें 2 4 कहीं नहीं है, यानी हम कंफर्म हो लिए डी आंसर होगा 2 4। अब फिर देख लेते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा अर्थशास्त्र, उसके बाद से इंडिका, क्योंकि ये भी मौर्य साम्राज्य में ही लिखा गया था। आंसर होगा डी। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं दिसंबर 2010। दिसंबर 2010 में है, निम्नलिखित अभिलेखों में प्रशंसा या प्रशस्ति। ये जो भी अभिलेख है, जैसे पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, तो इसमें से कौन सा प्रशस्ति या प्रशंसा में लिखी गए अभिलेख हैं? तो ये है पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से है? पुलकेशिन द्वितीय चोल वंश से है। ओके। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख किस वंश से? गुप्त वंश से। ओके, तो इसका आंसर होगा बी, 1 और 2। वन और 2 इसका बी आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे 5 नंबर जो है क्वेश्चन, इसमें आपको करना क्या है? नियोग, आहत सिक्के, वर्मन, नालंदा। तो कामरूप, ऋग्वेद, बिहार, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल। तो यहाँ देखना ये है इसमें कि कौन किससे संबंधित है। चलिए इसमें देख लो कि इसका कहाँ दिया गया है। यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया गया है। चलिए मैं आपका इसका आंसर पहले बता दूं। देखिए, आहत सिक्के किससे संबंधित है? प्रारंभिक ऐतिहासिक काल। वर्मन वंश था कहाँ? कामरूप कहाँ है? असम में।
ओके। नालंदा बिहार में नियोग प्रथा कब था? ऋग्वैदिक काल में। अब चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैसे ए का है 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। अब इसमें हो जाएगा 5 का आंसर बी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन, ये जून 2009 का है। जैसे यहाँ इसमें दिया हुआ है, इसमें मिलान करना है कि कौन सी पुस्तक किस इतिहासकार का है। जैसे इंडिका किसका है? मेगास्थनीज। ए का 3 ढूंढ लेते हैं। बी यानी कि ए का 3 हमने देखा, अगर मुझे मालूम अगर ये होता कि ए का 3 मेगास्थनीज है तो तब इसमें 3 किसी का नहीं है और मुझे कंफर्म है कि ए का 3 होगा, तो फिर क्या होगा कि आपको ये 3 मालूम भी नहीं, फिर भी आप आंसर सही चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ए का 3 हो गया, हर्षचरित्र वान भट्ट 1 हो गया, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई 2 हो गया, राजतरंगिणी कलहन 4 हो गया। ओके, इसका आंसर क्या होगा? बी। कंफर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें सुमेलित करना है कि कौन किसका है। ओके, तो जूनागढ़ अभिलेख किसका है? पुष्यगुप्त का। लौह स्तंभ अभिलेख किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि गुप्त वंश का। बांसखेड़ा अभिलेख किसका? हर्षवर्धन 1। तो कौन सा इसका आंसर होगा? 2, 3, 1। एहोल अभिलेख 4 पुलकेशिन द्वितीय, पहले भी दिया गया था। यदि आपको इस क्वेश्चन में तो एहोल अभिलेख पहले भी था, तो आप उससे भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इसका आंसर होगा ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2008, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित को क्रमानुसार लिखित और निम्न कूट में से सही उत्तर चुनिए। धातु प्रस्तर काल, लौह काल, कांस्य काल, प्रस्तर काल। प्रस्तर मतलब क्या होता है? पत्थर यानी स्टोन एज या पाषाण एज। ओके, तो सबसे पहले कौन सा आया था? आप थोड़ा दिमाग लगाइए। सबसे पहले आया था पाषाण एज। ओके, सबसे पहले पाषाण यानी 4। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, A, B, C, D है ना। तो सबसे 4 किस में है? C में है, यानी कि 4 इसमें और नहीं है। हम तो पहले ही कंफर्म हो चुके हैं कि सबसे पहले पत्थर आया था, तो ये तो कंफर्म है। और इसमें आपको थोड़ा भी अगर कन्फ्यूजन होगा तो अगर आप एक कंफर्म है तब भी आप आंसर कर सकते हैं। घबराने की बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों ऑप्शन आप जानते ही हो। ये सब ट्रिक है, दिमाग लगाइए। तो 4 हो गया, सबसे पहले 4। उसके बाद से धातु प्रस्तर, पत्थर के साथ धातु को मिलाकर टूल्स बनाए जाने लगे, औजार बनाए जाने लगे, तब आया 3। उसके बाद से कांस्य यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो 1। उसके बाद से लौह काल यानी ऋग्वैदिक काल। ये आंसर इसका होगा C। कन्फर्म। चलिए, कैसा लग रहा है आपको? अब बताइएगा ज़रूर। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित को क्रमानुसार लिखिए और निम्न कूट में से सही का उत्तर चुनिए। राजतरंगिणी, हर्षचरित्र, पृथ्वीराज रासो, संगम साहित्य। अब यहाँ देखना है सबसे पहले कौन सी पुस्तक लिखी गई। राजतरंगिणी तो राजपूत काल का कलहन द्वारा लिखा गया, 10वीं-11वीं शताब्दी का है, ये तो बाद में आएगा। हर्षचरित्र पहले का है, पृथ्वीराज रासो उसके बाद का है, संगम साहित्य। ओके, तो सबसे पहले आ जाएगा संगम साहित्य, प्राचीन काल का है एकदम से, तो 4 हो गया। उसके बाद से आ जाएगा आपका हर्षचरित्र, संगम साहित्य के बाद हर्षचरित्र यानी कि गुप्त काल का अंत होता है तो हर्ष आता है, तो हर्षचरित्र 2। उसके बाद से राजतरंगिणी, उसके बाद से पृथ्वीराज रासो। ओके, तो आंसर इसका कौन सा होगा? इसका आंसर होगा D। ओके,
कंफर्म। निम्नलिखित जून 2008 का क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को अनुवर्ती क्रम में लिखे, नीचे दिए गए कूट संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। ओके, तो 10 नंबर इसमें अनुवर्ती क्रम में लिखना है। जूनागढ़ अभिलेख है, इलाहाबाद अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख है, पथरी स्तंभ लेख है। पथरी स्तंभ लेख मैं बता दूं भागलपुर का अभिलेख है, पाल वंश का, इसीलिए आप घबराइए न का नहीं कि क्या है। तो इसका आंसर हम देखेंगे, अनुवर्ती क्रम में लिखना है तो सबसे पहले इसमें देखेंगे पुराना कौन है, जूनागढ़ अभिलेख, उसके बाद से इलाहाबाद अभिलेख किससे संबंधित है, जूनागढ़ रुद्रदामन का, इलाहाबाद किससे, गुप्त वंश का 2, ऐहोल अभिलेख चोल वंश का, पथरी पाल वंश का 4, पुलकेशिन का ऐहोल अभिलेख, या ऐहोल अभिलेख एक है आपका सातवाहन वंश का भी। तो इसका आंसर होगा 10 का बी। ओके, कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को अनुवर्ती क्रम में रखें और नीचे दिए कुटुंब में संकेत से उत्तर का चयन करें। ठीक है, यानी कि सबसे पहले कौन सा लिखा गया, रामायण, सामवेद, महाभारत, अष्टाध्यायी। तो सबसे पहले कौन सा था, 4, अष्टाध्यायी। ओके, सबसे पहले था सामवेद, मुझे लगा कि ये कथा सरिस्सागर का सामवेद है, ऋग्वेद सबसे पहले आया था, ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद सामवेद, तो उसमें वेद आया था, वेद ग्रंथ, तो वेद ग्रंथ में से यहाँ पे है सामवेद 2 पहले आएगा। फिर उसके बाद से महाभारत, उसके बाद से रामायण, उसके बाद से अष्टाध्यायी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 12, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है, किसका, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में किसके सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख है। तो इसमें आपका आंसर होगा बी, नंदों का, नंद वंश, मौर्य वंश के पहले था नंद वंश, तो नंदों का उल्लेख है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जून 2006 में पूछा गया था कि इसमें भी मिलान करने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे गुणाढ़, वांगभट्ट, भास्कराचार्य, मेरुतुंग। सबसे पहले डी नंबर देखते हैं, डी का हो जाएगा 2, प्रबंध चिंतामणि, डी का 2 प्रबंध चिंतामणि। अब इसमें से डी का कोई 2 है नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, प्रबंध चिंतामणि। उसके बाद से ए का 3, गुणाढ़ का बृहद कथा, वांगभट्ट का अष्टांग हृदय, भास्कराचार्य का लीलावती। ओके, तो आंसर क्या होगा, डी। ओके, तो फिर ये रहा आपका टोटल क्वेश्चन। ओके, चलिए आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन जो है, आपने जो भी तैयारी की होगी, ये क्वेश्चन इधर उधर से पूरा आपका मंथन कर देगा और एक प्रकार से आपके तैयारी में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 5-6 सालों का है, मैं आगे भी 2011 से 2019 तक का लेकर आऊँगी। सबसे पहले क्योंकि ये लंबा वीडियो चला जाता, इसलिए हमने सोचा कि 11 से 6 ले लेती हूँ, फिर 11 से 19 बाद में लूँगी। ओके, तो अब हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके पास नेट का कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आप नहीं जानते हो और चाहते हो कि इस पर एक लेक्चर आया है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं।
और मैं बहुत जल्द सप्ताह में, जैसे कि हमने कमिटमेंट किया था कि मैं 3 वीडियो तो सप्ताह में लेकर ज़रूर आऊँगी। इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। ओके, तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2020 की तैयारी कर रहे हैं नेट JRF के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों मित्रों के बीच शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इस तरह से चैनल पर साथ निभाते रहें, देखते रहें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। किसी तरह के भी सुझाव भी हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।